नमस्कार साथियों। तो यार अपन ने प्रीलिम्स में क्या क्या बुक लिस्ट हो सकती है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टेस्ट लगाना है, तो प्रीलिम्स के जो आपके सामान्य जो डाउट्स होते हैं उन सब पर अपन ने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम स्पेशली आरएस मेंस पर, जो अपने इस एग्ज़ाम की जान है, आरएस मेंस जो ये डिसाइड करता है कि अपन अंतिम रूप से चयनित होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो अब अपन आरएस मेंस के चारों पेपर्स में, एक सबसे बड़ा डाउट आपका रहता है यार बुक लिस्ट क्या हो सर, क्या पढ़ें, कुछ भी पढ़े तो यार बहुत कम लगता है ना, या मतलब ऐसा लगता है कि यार ये पर्याप्त नहीं है। तो यार मैं अभी तक मेरे पास जितने सोर्स हैं और कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए, जो अभी तक मेरी जानकारी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैंने भी पढ़ा था, या कुछ बुक्स ऐसी है जो मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने एग्ज़ाम के लिए काम किए तो अपन को पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आप बने रहना मेरे साथ, अपन आर एस मेंस की टोटल स्ट्रेटेजी का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, ये आर एस मेंस स्ट्रेटेजी, मेरा नाम अशोक गौड़ है और ये जो आर एस भर्ती परीक्षा 2023 है उसमें मेरी 20वीं रैंक आई है। अब देखो यार, ये जो आरपीसी ने अपना जो आर एस मेंस का पैटर्न जारी किया है, अपन सबको पता है कि 4 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के, और 3 घंटे का एक पेपर होता है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 2 दिन में अपना पूरा एग्जाम होता है। ठीक है, तो 4 अपने पेपर होते हैं, कुल 800 नंबर के होते हैं और हर पेपर 200 नंबर का होता है। 3 घंटे का इसमें टाइम पीरियड रहता है। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपन के, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के, ये क्वेश्चन अपने पेपर में आते हैं। अब यार मेंस में कितने बच्चे मेंस देते हैं, तो अपन को पता है कि हर साल, जैसे 2016 में 11,000 लोगों ने मेंस लिखा, 2018 में 15,000 लोगों ने मेंस लिखा, 21 में 20,000, 19,000, 21,000, यानी कि मोटा मोटी अपन कह सकते हैं कि हर साल या जब भी भर्ती आती है तो 20,000 के आसपास लोग हैं वो मेंस पास करते हैं या मेंस लिखते हैं। अब देखो पोस्ट कितनी रहती है, आप देखना लगभग पोस्ट का ऐसा देखो 980, 988, 972, ये यानी कि लगभग एवरेज 1,000 पद के आसपास हर साल पद होते हैं और 20,000 लोग मेंस देते हैं, यानी कि इन्हीं 20,000 में से 1,000 के आसपास लोग फाइनली हर बार चयनित होते हैं। अब आप कट ऑफ देखो, ये कट ऑफ का ट्रेंड आपको क्या सिखा रहा है। 2016 में कट ऑफ थी 327। आपको पता है 16 में जो अपना पेपर था उसमें मैथ और रीजनिंग भी शामिल था पेपर में, लेकिन फिर पैटर्न चेंज हुआ, मैथ रीजनिंग को हटाया, 4 पेपर किए, तो तब 2018 में कट ऑफ चली गई 344। फिर 2021 में 314, 23 में देखो अब कितनी गिरावट आई। ठीक है, 262 और 24 में अपने 208। आपने एक वो डायलॉग सुना होगा कि गिरावट की भी सीमा होती है, यहाँ गिरावट की कोई सीमा नहीं दिख रही आपको। जब पिछली बार 262 कट ऑफ गई तो हमने सोचा यार ये क्या हो गया, मतलब इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है, लेकिन इस बार जब 208 कट ऑफ गई तो लगा कि यार ये तो गजब ही हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब कट ऑफ बहुत कम रह रही है। पहले तो आपके यही डाउट होंगे कि सर इतनी कट ऑफ कम क्यों रह रही है, तो मैं 3-4 आपको फटाफट कारण बता देता हूँ। तीनों की गलती है। आरपीसी क्या कर रही है, आरपीसी अब अपने आप को एक संक्रमण दौर में आरपीसी गुजर रही है, एक ट्रांजिशनल फेज में आरपीसी गुजर रही है। 2021 तक का जो पेपर होता था ना, क्या कहते थे टॉपर्स या बच्चे क्या करते थे, मेंस का एक टॉपिक लेते, जैसे मेंस का एक टॉपिक लिया कुछ भी, जैसे मान लो ये ले लिया सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, उस टॉपिक को लेते और उस टॉपिक पर एक पेज का कंटेंट तैयार करके रट्टे चढ़ा देते थे, और क्वेश्चन ऐसे करके जितने भी अपने सिलेबस में टॉपिक है उसका एक एक पेज का कंटेंट तैयार करते रट्टे चढ़ा देते थे और उससे पूरा पेपर आ जाता था, है ना। तो तब तक क्या है कि मतलब काम चल रहा था इन सब चीज़ों से, ठीक है। लेकिन 2023 में आरपीसी ने अपने जो मेंस का पैटर्न था, जो मेंस का एग्जाम था, उसमें शिफ्ट किया कि उसमें करंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया, करंट के जो इश्यूज थे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया। 2023 का जब हमने मेंस दिया था तो यार हमने करंट उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आप 18 और 21 का पेपर देखोगे तो वहाँ पे करंट के क्वेश्चन नाम मात्र के आ रहे हैं मेंस में। प्रीलिम्स में तो 15-20 क्वेश्चन जो पहले आ रहे थे वो आ ही रहे थे, लेकिन 2021 तक ऐसा था कि मेंस में करंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, एक स्टैटिक टाइप का वो मेंस का सिलेबस था और हम उसको ही पढ़ते जाते थे। 23 में आरपीसी ने ऐसा कहा कि भाई हम पेपर फर्स्ट, सेकंड और पेपर थर्ड में हम मेंस का थोड़ा थोड़ा हमने इन्वॉल्वमेंट देखा, स्पेशली पेपर थर्ड में। लेकिन अब 24 का जो पेपर आया
उसमें सारे क्वेश्चन या लगभग क्वेश्चन ऐसे थे कि यार जो लग रहा है कि करंट से रिलेटेड है, कुछ उसमें हर चीज़ में अपन को वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो एक कारण ये है कि आरपीसी अपना जो है वो ट्रांजिशनल फेज में गुजर रही है। वो अब जो पहले की आरपीसी थी अब वो यूपीएससी की तरह बनना चाहती है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि वो अभी न तो पहले वाली आरपीसी रही है और न पूरी तरह यूपीएससी बन पाई है। हो सकता है आने वाले 2 एग्जाम में 3 एग्जाम में आरपीसी पूरी तरह समझ बेस क्वेश्चन आपसे पूछे, है ना, जिसमें अपनी समझ चेक हो। लेकिन अभी आरपीसी आपसे फैक्ट भी डिमांड कर रही है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन के आंसर की भी डिमांड कर रही है और आपकी समझ भी चेक कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहला कारण तो आरपीसी एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है, इसलिए कट ऑफ कम जा रही है। दूसरा, स्टूडेंट से हमसे क्या कमी हो रही है, हमसे क्या गलती हो रही है कि यार हम है वो मतलब हम क्या है कि परजीवी जैसे बन गए हैं। हम आप यार मैं सब एक जैसे ही हैं यार। हम चाहते हैं कि यार बना बनाया मटेरियल मिल जाए, नोट्स वोट्स मिल जाए, फटाफट उसको पढ़ लें। अब उसमें अपनी गलती भी नहीं है यार, सिलेबस भी इतना बड़ा है, अब सारा रिसर्च करेंगे तो पढ़ेंगे कब, फिर उसको याद भी करना, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने। तो एक ये कि हमसे क्या गलती हो रही है, हमसे गलती ये हो रही है कि जो ऑथेंटिक जो कंटेंट है उससे अपन दूर होते चले गए। जबकि आपको पता है या अपन ने सुना है कि भाई आरपीसी में ऐसा कुछ जो पेपर बनता है वो ऑथेंटिक बुकों से ही बनता है और कुछ उनकी आंसर की भी होती है। तो हमसे ये गलती हो रही है। अब इंस्टीट्यूट की गलती क्या हो रही है, चाहे कोई भी जो नोट्स जारी करने वाले इंस्टीट्यूट है, उनसे गलती ये हो रही है कि यार वो आरपीसी को पकड़ नहीं पा रही है। ठीक है, अब 23 में जब आरपीसी ने हमने देखा कि करंट आरपीसी पूछ रही है या समझ बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, तो एक तो या तो टाइम बहुत कम मिला या इंस्टीट्यूशन उस तरीके से नोट्स को अपडेट नहीं कर पाए, कोई भी इंस्टीट्यूशन। तो यार हम तीनों को जब हम ये अपनी गलतियां थोड़ी थोड़ी सुधारेंगे, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो या जो नोट्स बनाने वाली हो, और दूसरा जब आरपीसी पूरी तरीके से यूपीएससी के पैटर्न पर चली जाएगी और जब हम ऑथेंटिक कंटेंट पे चले जाएंगे, तो ये कट ऑफ आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये कट ऑफ कम जा रही है कोई खुशी की बात नहीं है, न तो आरपीसी के लिए खुशी की बात है न हमारे लिए खुशी की बात है। क्यों नहीं है मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मेंस की कट ऑफ इतनी कम जा रही है तो इंटरव्यू का वेटेज बहुत अधिक हो गया। पहले इंटरव्यू ऐसा होता था कि पहले इंटरव्यू ये डिसाइड करता था कि यार हमारी रैंक कौन सी आएगी। जैसे मेरी 20वीं रैंक आई तो इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा ये डिसाइड कर लेता था, मेरी 150, 200, 500 तक पहुंचा देता था। लेकिन अब इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि इंटरव्यू ये डिसाइड करेगा कि हम यार अंदर होंगे या बाहर होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कम जो कट ऑफ जा रही है ये सबके लिए चिंता का विषय है। नो डाउट आरपीसी के लिए भी चिंता का विषय है, हमारे लिए भी चिंता का विषय है। ठीक है, अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। तो यार ये 4 पेपर आते हैं अपने। जैसे पेपर फर्स्ट में क्या आता है, हिस्ट्री 3 यूनिट आती है अपने, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। ये अपने पेपर फर्स्ट में आता है। ये 75 मार्क्स की हिस्ट्री आती है, 65 मार्क्स की ये अपने 65 मार्क्स की अपने ये इकोनॉमिक्स आती है, और बाकी ये छोटे वाले सब्जेक्ट 20-20 नंबर के। वैसे पेपर सेकंड में एथिक्स आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जियोग्राफी आती है। पेपर थर्ड में अपने पॉलिटी, आईआर और करंट अफेयर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर और लॉ आता है। और पेपर फोर में आती है अपनी हिंदी और इंग्लिश। तो यार ये इस तरीके का अपना मेंस का पैटर्न है, सिलेबस है। अब देखो, अब मेंस का अपने नंबर है, ये सब इस बात पे डिपेंड करते हैं कि यार अपन लिखते कैसे हैं। पहली बात तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं और अपन लिखते कैसे हैं। तो यार ये उत्तर लेखन की कोई 3-4 बातें जो अपन को ध्यान रखना है। एक तो अपन को जो पुछले शब्द होते हैं प्रश्न के, जैसे आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, इन शब्दों का अर्थ अपन को पता होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। देखो यार, पढ़ने वाले को मज़ा आना चाहिए अपनी कॉपी को, क्योंकि इतनी सारी कॉपियाँ वो चेक करता है, पूरे दिन थक जाता है। प्रस्तुतिकरण का तरीका, अब वो कैसे क्या होगा तो अपन उसके आगे देखेंगे। उत्तर का विस्तार कैसे करना है, पहले अपन बुक लिस्ट और सिलेबस पर चर्चा करते हैं। देखो, जो अपना मेंस का सिलेबस क्या होना चाहिए और उसकी ऑथेंटिक बुक्स क्या होनी चाहिए, इस पर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपना पेपर फर्स्ट है, उसकी जो यूनिट फर्स्ट है वो हिस्ट्री की है।
हिस्ट्री में अपने क्या है, राजस्थान का हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर है, इंडियन आर्ट कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री है, और वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये तीनों अपने सिलेबस में हिस्ट्री के। आप देखो यार, सिलेबस याद कर लो, कोशिश करो, याद नहीं करो तो भी प्रिंट आउट निकाल के टेबल पर रखो। जो जो सच में आरएस बनना चाहते हैं ना, कि यार सर मेरे को एक दिन आरएस बनना है, तो आप ना अपने सिलेबस अपने टेबल पर मेंस का सिलेबस हमेशा रखो। मैं अक्सर कहता हूँ कि प्री का सिलेबस तब निकाल के लाना है जब नोटिफिकेशन आ जाए, और मेंस का सिलेबस तब निकाल के रखना है जब अपने तैयारी करने की अपन सोच रहे हैं। अब देखो हिस्ट्री के लिए क्या क्या बुक्स होनी चाहिए। देखो यार, मैं आपको हर जो अपने सिलेबस है उसके लिए आपको बुक्स बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ बुक्स है मैंने पढ़ी है, कुछ बुक्स है जिनको मैं पूरी नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे लगता है यार ये बुक पढ़नी चाहिए, मतलब अच्छी बुक है जो अपने एग्जाम में फ़ायदेमंद हो सकती है। देखो यार, ये सारे इन जो बुक के राइटर्स हैं इनको मैं नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूँ ये बुक आती है, ये जान अपने मैं, ठीक है। आप चाहे तो इनमें से अगर आप कोई खुद की पढ़ रहे हो तो वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले अपने जो सिलेबस में आपको यहाँ पे दिख रहा है राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। इसके लिए क्या पढ़ना आपको, इसके लिए आपको ये 3 बुक जो मैंने प्री के लिए भी बताई थी, ये 9वीं की 10वीं की राजस्थान बोर्ड की बुक, और ये अपने हुकुमचंद जैन और नारायण शर्मा और ये श्रीमाली की, ये बुक्स आपको पढ़नी है। प्रीलिम्स के लिए भी मैंने आपको ये 3 ही बुक बताई थी, मेंस के लिए भी ये 3 बुक बता रहा हूँ। आपको पता है कि राजस्थान हिस्ट्री के 20-25 नंबर का इनका वेटेज रहता है, तो ये 3 पढ़ लेना खूब है, ठीक है। बाकी आप कोई और पढ़ना चाहो तो आपकी इच्छा है, लेकिन ये 3 पढ़ लेना खूब है। अब देखो फिर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के लिए देखना, मैंने आज ही आपको ये बताए थे कि जो जैन विश्व भारती है विश्वविद्यालय जो लाडनू में है, उसका जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल आता है, जो इन्होंने अभी 1-2 साल पहले ही अपडेट किया अपनी वेबसाइट पे, ये जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल में ये जो पीडीएफ है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, ये बहुत अच्छी, मुझे आज तक की आर्ट एंड कल्चर के सबसे अच्छे नोट्स लगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के। और मैंने इस मेंस में क्वेश्चन आए वो भी देखे थे, तो अपन को इसमें मिल रहे हैं, तो आप ये जरूर पढ़ना। जैन विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है लाडनू की, उसका सेल्फ लर्निंग मटेरियल आप सर्च करना, और ये पीडीएफ आप जरूर पढ़ना। एक बात मैं और कहूँ कि यार वहाँ पे और सब्जेक्ट के भी आपको अच्छे मिल सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, लेकिन ये पीडीएफ तो आप जरूर पढ़ना। अब देखो, ये हो गया, ये तो अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए, ये देखो इसके लिए, ठीक है। अब फिर देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने आपको प्री के लिए 2 बताई थी, एक आर्य वाली बताई थी, एक ये बताई थी, ठीक है। तो अब वो आर्य वाली तो नहीं पढ़नी, लेकिन मेंस के लिए ये स्पेक्ट्रम आपको आधुनिक भारत का इतिहास जरूर पढ़नी है, अच्छी बुक से, अच्छी किताब है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए देखो आरबीसी की एक बुक आती है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड की बुक है, ठीक है। शायद ये कवर, शायद ये या दूसरा भी हो सकता है, आपको याद रखना है आरबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री, जो राजस्थान बोर्ड की है, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास 11 की बुक है, ठीक है। कवर शायद ये एनसीईआरटी वाला है, लेकिन आपको ये याद रखना आरबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 11 बुक, ठीक है। उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और देखो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं, देखो ये स्वतंत्रोत्तर सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन, देशी रियासतों का विलय, राज्यों का भाषा आधार पर पुनर्गठन, तो ये टॉपिक आपको मिलेगा इसमें। स्वतंत्र भारत में राजनीति, कक्षा 12 की एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक, क्लास 12 एनसीईआरटी, ठीक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो ये बुक आपको याद रखनी है। तो ये हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दी, राजस्थान हिस्ट्री के लिए ये 3 बुक पर्याप्त है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए ये वाले नोट्स अच्छे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये वाले नोट्स अच्छे हैं, स्वतंत्र भारतीय राजनीति के लिए ये वाली बुक अच्छी है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये वाली बुक अच्छी है। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद वाला टॉपिक है, वो आपको इस बुक में नहीं मिलेगा, जो क्लास 11 की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो यार उसके लिए आप है ना गूगल कर सकते हो। गूगल करोगे तो आपको इग्नू की एक पीडीएफ मिल जाएगी, वो आप पीडीएफ पढ़ लेना, वहाँ से आपका काम
हो जाएगा। जैसे इस बार अफीम युद्ध वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो इसी टॉपिक से था। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, ये तो मैंने हिस्ट्री के लिए बता दिया आपको। अब इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, जो अपने पेपर फर्स्ट की सेकेंड यूनिट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अपने 3 है, भारतीय अर्थशास्त्र, वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इनका देखो देखो यार, ये जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस अपने दे रखा है ना, सिलेबस, ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस, इस सिलेबस का मेंस के क्वेश्चनों से कोई रिलेशन नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता आरबीसी ने ये सिलेबस क्यों दे दिया, और जब दे रहे हैं तो इससे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रही है। आप इस बार का पेपर देखो 23 वाला, 24 वाला भी देखो, दोनों में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो या तो योजना से मिल रहे हैं, या इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से, भारतीय आर्थिक समीक्षा से, या बजट से, या करंट अफेयर्स के, ये क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये जो सिलेबस दे रखा है इससे आपको एक दो जो अपने 1-2 नंबर का क्वेश्चन इस सिलेबस में मुझे दिखा था, बाकी इस सिलेबस का क्वेश्चनों से कोई लेना देना है नहीं। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, भारतीय आर्थिक समीक्षा, बजट एवं भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, यहाँ से। मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें प्रीलिम्स में मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे कि आपको ये यहाँ से पढ़ लेने हैं, वो आपके यहाँ मेंस में भी काम आ जाएंगे। अब देखो, ये तो अपन ने बात की इंडियन इकोनॉमी की। अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमी का मैं बताऊं आपको। वर्ल्ड इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसमें अपने ना 3 संस्थाएं दे रखी है, एक विश्व बैंक, एक IMF और एक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों का आप एक एक प्रश्न ये तैयार कर लेना कि इनकी प्रासंगिकता क्या भी। विश्व बैंक की प्रासंगिकता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रासंगिकता और विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता। ठीक है, मतलब इसमें प्रासंगिकता पढ़ोगे तो इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है वो भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में बेसिक डिटेल कहाँ से तैयार करें, तो देखो 2 जगह हैं, आप दोनों में से जो अच्छी लगे आपको। या तो आप इनके बारे में सीधा गूगल सर्च करो और एक सीधे नोट्स आ जाएंगे, या आप ये वेबसाइट ओपन करो, imf.com ओपन करो, WTO IMF ओपन करो, WTO ओपन करो और वर्ल्ड बैंक ओपन करो। इनके होम पेज पे जो जानकारी दे रखी है कि इनका स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी संरचना कैसी है, तो वो सब आप वहां से भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इनकी संरचना से आएगा, क्योंकि अब आरपीसी आपकी समझ चेक करना चाहती है कि आज देखो वर्ल्ड में टैरिफ वॉर हो रहा है, तो WTO उसको क्यों नहीं रोक पा रहा है, WTO की क्या प्रासंगिकता बची है, इनमें क्या क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, ये संस्था कैसे काम करती है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना पेपर में होती है। तो इनके लिए आप करंट अफेयर्स भी लगातार ना, करंट भी देखते रहो कि यार WTO कब कब चर्चा में आ रहा है, इन्होंने कोई इंडेक्स जारी किया है क्या, इन्होंने कोई रिपोर्ट जारी की है क्या। ठीक है, तो ये थोड़ा करंट से ज़्यादा तैयार होगा वर्ल्ड इकोनॉमी, ये ध्यान रखना है। अब इसमें 2 टॉपिक और है, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन। अब ये क्लाइमेट चेंज ऐसा टॉपिक है यार जो अपने हर दिन चर्चा में रहता है, क्लाइमेट चेंज, है ना। तो एक तो जितने भी कोप के सम्मेलन हो रहे हैं, या जो भी अपने इन्वायरमेंट की जो अपने करंट के जो अभी घटनाएं हो रही है, आप उस पर मेंस में पैनी नज़र बनाए रखें। जैसे वो 2023 में वो पेरिस समझौते पर पूछा था कि भाई भारत की राष्ट्रीय भागीदारी कितनी है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि ये जो पूरा बता रहा हूँ मैं आपको, ये करंट से रिलेटेड ही प्रश्न आएगा आपके सिलेबस में, आपके पेपर में। इसके लिए आप बुक पढ़ना चाहो ना जलवायु परिवर्तन के लिए, तो एक ये जो पुस्तक है पर्यावरण विज्ञान की क्लास 12th की, इसमें सारे प्रदूषण बता रखे हैं, कौन कौन से प्रदूषण है, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। ये आरबीसी की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, क्लास 12 की। 2 बुक आती है, एक क्लास 11th की भी आती है और 12th की भी आती है। तो आप प्रीलिम्स के लिए भी इनमें से पढ़ लेना और मेंस के लिए भी इनमें से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस सेक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप करंट से थोड़ा अपडेटेड रहो, और इनके बारे में बेसिक जानकारी आप विकिपीडिया से, गूगल से भी ले सकते हो। राजस्थान की इकोनॉमी आप ये देखो, सारा कृषि परिदृश्य इको सर्वे का एक चैप्टर है, ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण संरचना इको सर्वे का एक चैप्टर है, अवसंरचना विकास इको सर्वे का एक चैप्टर है, विकास परियोजना, ये सब अपन को इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में मिलेगा।
तो ये मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए भी बताया कि आपको एक तो बजट, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक राजस्थान सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं, नीति और कार्यक्रम है, ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, और इनके बारे में मैंने बता दिया कि भाई ये इनकी साइट से पढ़ना है एक तो, और दूसरा है कि आपके पास कोई भी नोट्स है जिसमें इनके बारे में बेसिक जानकारी वो पढ़ लो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमेशा करंट से रिलेट करके ही आएगा, इसको थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, करंट इवेंट्स देखो मैंने लिख दिया, तो इकोनॉमी से संबंधित जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे मोदी नीति समिति, अपने मोदी कमेटी की कोई बैठक हो रही है, या इन्फ्लेशन कम अधिक हो रही है, या अपने इनके वर्ल्ड बैंक WTO की कोई रिपोर्ट आ रही है, कोई इंडेक्स आ रहा है, या इनकी क्या रिलेवेंस है, तो ये इस पर थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये जो सिलेबस दे रखा है ना इंडियन इकोनॉमी का, इस सिलेबस का एग्जाम के रिजल्ट से या मेंस के पेपर में कोई मतलब है नहीं ज़्यादा। ये अब अपने सबसे दुखी चीज़ शुरू हो गई, छोटे वाले सब्जेक्ट। अब यार 2021 तक मैं आपको बताऊं, ये छोटे वाले सब्जेक्ट थे ना, स्कोरिंग हुआ करते थे, इनमें लोगों के 20 में से 14-14, 15-15 नंबर आते थे। लेकिन यार अब ये सब्जेक्ट दुखदाई हो गए, अब ये सब्जेक्ट ऐसे हो गए यार, कहाँ से पढ़े। आप 23 वाला पेपर देखो मेंस का, 24 वाला देखो। एक दिन मैं आपको पेपर डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको और बताऊंगा कि यार ये क्वेश्चन है ना कि अपन अब 20 नंबर के लिए कितना क्या पढ़े, ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि क्या जिससे पढ़ेंगे वो अगली बार आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। पहले ये सब्जेक्ट स्कोरिंग होते थे, जब ये सब्जेक्ट स्कोरिंग होते थे तब आप देखोगे कि जो कट ऑफ है वो भी 344 जाती थी, 314 जाती थी। क्यों? क्योंकि छोटे वाले सब्जेक्ट स्कोरिंग होते थे। आज छोटे वाले सब्जेक्ट बहुत सूगले हो गए। अब देखो, अब इनका क्या करें अपन, कुछ तो करना ही होगा। समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण। देखो अभी तक मुझे कोई एक नोट्स ऐसा नहीं मिला, कोई एक बुक ऐसी नहीं मिली जिससे समाजशास्त्र के सारे क्वेश्चन पेपर में आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को, जिसको मैं कहूँ कि यार ये 100 पेज पढ़ लेना, 20 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ जाए, ऐसी कोई ना तो ऐसा कोई नोट्स है और ना कोई ऐसी बुक है तो भी हमें पता चल नहीं रही है कि ये कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो यार मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ कि ये समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन और अंकेक्षण, ये ऐसे टॉपिक हो गए जो इसका कोई इलाज ही नज़र नहीं आ रहा, और क्वेश्चन इसमें से आते हैं 2 नंबर के और 5 नंबर के। आपको पता है 5-5 नंबर के, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन अपन को कुछ इसका मिल नहीं रहा है। तो क्या किया जाए, ये आप सिलेबस देख लेना एक बार। देखो मैनेजमेंट वाले जो सिलेबस के टॉपिक दे रखे ना, आप सीधा उस टॉपिक को गूगल करो, कुछ आपको PDF, उसके आगे NCERT, या आप लगो इग्नू, या लगो NIOS। ठीक है, ये लगो। जैसे आपको E-कॉमर्स सर्च करना है मान लो, ठीक है, या टाइम मैनेजमेंट सर्च करना है, तो आप लगो टाइम मैनेजमेंट NCERT PDF, टाइम मैनेजमेंट इग्नू PDF। इससे आपको जो ऑथेंटिक PDF होगी वो मिल जाएगी, आप उसमें से नोट्स बना लेना। और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई भी अभी अपने पास नोट्स या बुक्स ऐसी नहीं है जो ये जो सब्जेक्ट है उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो। तो क्या किया जाए, देखो सोशलॉजी के लिए क्या करना है अपन को, ये कुछ मैंने NCERT की यहाँ पे 4 किताबें रखी है, ठीक है, जो अपने 11th और 12th क्लास में चलती है सोशलॉजी। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सिलेबस के टॉपिक को आप ढूंढो, इन किताबों में से वो PDF ढूंढो। जैसे इस बार जाति के खूब क्वेश्चन आए थे, आपको पता है ना। इन किताबों में आप देखो कि यार वो टॉपिक अपने कहाँ मिल रहा है, या आप सीधा वो टॉपिक लेके NCERT लिखोगे तो वैसे ही आपके पास PDF ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेगा तो यही मिलेगा, नहीं तो यार अपन कितना क्या पढ़ेंगे। और RPC भी अब चाह रही है, मुझे लगता है कि RPC भी अब 2-2 नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ कम करे, ऐसे सुनने में आ रहा है। ठीक है,
अब देखो, और तो इसके लिए मैनेजमेंट के लिए क्या करना है आपको, मैंने आपको बता दिया कि मैनेजमेंट के लिए आपको जो ये सिलेबस के टॉपिक दे रखे हैं, है ना, जैसे थ्योरी ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के सिद्धांत है, ग्रुप बिहेवियर है, तो आप सर्च करो ग्रुप बिहेवियर, सामने लिख दो एनसीईआरटी या इग्नू, ठीक है, और फिर आप सर्च करोगे तो ऐसे आप फिर अभी आप इसके मेन से पहले आप नोट्स बना लो, ठीक है। और अब यार ये अकाउंट्स और ऑडिटिंग भी आजकल ऐसा आ रहा है कि इसके लिए आपको अकाउंट्स की बुक ही देखनी पड़ेगी ओरिजिनल। अब ये तो चलो मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दी कि यार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ना, लेकिन अब आप कोशिश करो कि कोई अकाउंट का टीचर आपके आसपास मिल रहा हो, तो एक तो वो ऐसे क्वेश्चन उसके कैसे सॉल्व करने अकाउंट के वो आपको बता पाए, क्योंकि इस बार भी 2 क्वेश्चन आ गए थे, पिछली बार 23 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऐसे कैलकुलेशन टाइप का था, इस बार 2-3 आ गए, तो अब अपन को यार वो सीखना तो पड़ेगा, रोकड़ कितना बट्टा कितना वो सब, ठीक है। तो और ये और यार ये जो जैसे ये है ना, आप इनमें क्या करो, वही लेखांकन की द्वारा प्रणाली, एनसीईआरटी पीडीएफ, इस तरीके से आप सर्च करोगे ना तो इन सब्जेक्ट का पार पड़ सकती है। कोई भी कोचिंग के नोट्स पर्याप्त नहीं है यार, कोई भी एक बुक इसके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये बता दिया मैंने आपको, तो यार ये छोटे वाले सब्जेक्ट मैंने आपको सारे बता दिए, इसमें आप जितनी खुद मेहनत करके सर्च करोगे, जितनी खुद मेहनत करके चीज़ें करोगे उतना ही है। अगर आप इनमें 10-10 नंबर भी लेके आते हो ना तीनों में, तो भी बहुत अच्छा स्कोर है यार। मैं बता रहा हूँ कट ऑफ कम जाने का कारण यही जो छोटे सब्जेक्ट है वो है। ये देखो एथिक्स, प्रशासनिक के एथिक्स, अब अपना पेपर सेकंड स्टार्ट हो गया, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, अब इसमें पहली यूनिट में है एथिक्स। अब एथिक्स में जैसे आपको कुछ टॉपिक सीधे गूगल पर सर्च करने हैं, क्या क्या, जैसे गांधी का नीति शास्त्र, ये आप सीधा सर्च करोगे तो सीधा आपको इग्नू की या एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। एक जैसे भगवत गीता का नीति शास्त्र, सीधा आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ बुक लगाई है, जैसे ये अपने चेवन प्रकाशन से बुक आती है धर्मेंद्र सर की एथिक्स की, अपने आरएस के लिए भी आती है, अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है लेकिन अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, मैंने पढ़ी थी ये। दूसरा एक बुक आती है यार, ये जो यूपीएससी वाले लड़के पढ़ते हैं, लेक्सिकन की, ठीक है। अब इस लेक्सिकन वाली बुक में अपन को क्या करना है कि जो जो टॉपिक अपने मेंस के सिलेबस में है आप इस बुक में से पढ़ सकते हो। अगर इन तीनों में पहली प्रायोरिटी दूं तो मैं इसको दूंगा, और आप इसमें से भी कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हो जो अपने सिलेबस में है। ये एक सुब्बा राव की बुक आती है यार, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिवर्ती, ये बुक भी आती है अपने यूपीएससी के बच्चों के लिए। आप चाहो तो इनमें से कुछ और क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी यार, यूपीएससी में जो एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं और अपने जो एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं, रात दिन में उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, ये अच्छी बुक है, कुछ टॉपिक लेक्सिकन से कर सकते हो और कुछ टॉपिक अपने सुब्बा राव से आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तो यार एथिक्स में कोशिश करनी है अपन को कि अपन में सत्यनिष्ठा हो। अब पेपर 2 की जो यूनिट 2 है उसमें है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर, इन चारों के लिए पहले मैं आपको बताता हूं क्या करना है। मैंने आपको प्री में भी बताया था, राजस्थान बोर्ड की 9वीं की, राजस्थान बोर्ड की 10वीं की बुक, राजस्थान बोर्ड की क्लास 9 की अपने कंप्यूटर की बुक और इसके साथ अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया, इन चारों को मिलाने से आपके ये चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे। कौन कौन से? ये और ये नेटवर्किंग और प्रकार, यहां तक इन चारों बुक से ये हो जाएंगे। ये मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए बताया है। लेकिन अब यार ये टेक्नोलॉजी है ना, अब टेक्नोलॉजी का क्या करें? तो टेक्नोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि जो अपने क्रोनोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप करंट से यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप करंट से अपडेटेड रहो, करंट में जो भी इश्यू चल रहे हैं, है ना, जैसे अभी अपने गगनयान चल रहा है, जो भी है, तो करंट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं
आप टेक्नोलॉजी में उसका अपडेट साथ में करते रहो, नोट्स बनाते रहो। जैसे आज आप मान लो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो कि DRDO ने अग्नि 5 प्राइम का सफल परीक्षण किया, तो आप मेंस के लिए अग्नि 5 के बारे में 5 पॉइंट लिख के रखो कि हाँ यार, अगर मेंस में अग्नि 5 आ जाएगी तो मैं ये 5 बातें उसमें लिखूंगा। समझ रहे हो? तो आपके ये जो टॉपिक है ना, ये रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये तो आपके करंट अफेयर से ही तैयार होंगे। अब यार यहाँ पे कुछ है ना और छोटे छोटे अपने टॉपिक दे रखे हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा ये देते थे कि यार कहाँ से पढ़ें इसको, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टो करेंसी। अब इनको कहाँ से पढ़े, कोई एक इनका सोर्स मिल नहीं रहा है। तो अब आपको करना क्या, देखो आपको इसमें मैं लास्ट में एक बुक लेके आया था, मैंने कहा इसमें से पढ़ते हैं। ये संजय गुप्ता सर की बुक आती है, सामान्य विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी। ठीक है, शायद इसके 2 पार्ट आते हैं, दूसरे पार्ट में टेक्नोलॉजी आती है, पहले पार्ट में विज्ञान आती है। इसमें ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, ये जो अपने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये ठीक है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं। इसमें क्या है, ये सारे टॉपिक काफ़ी डिटेल में दे रखे हैं। आपको क्या करना है, ये टॉपिक सारे इसमें से पढ़ना है, समझना है और खुद के शॉर्ट नोट्स बना लेना है। मेरे को हालांकि सारे बनाने के मौके नहीं मिल पाए थे क्योंकि एग्ज़ाम आ गया था, तो आप ये वाली बुक एक ले सकते हो टेक्नोलॉजी के लिए। बाकी करंट अफेयर्स आपको ये टॉपिक कवर करवा देगा, ये और ये। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो ये जियोग्राफी के लिए क्या करना है दोस्तों। ये जियोग्राफी में ये कुछ टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, जैसे ये वाला प्रमुख भू आकृतियां, पर्वत पठार, मैदान और मरुस्थल। ये टॉपिक तो अपन जो प्रीलिम्स में जो मैंने आपको बुक बताई थी, ये वाली ये या जो एटलस मैंने आपको बताई थी उससे कवर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड की एटलस बताई थी, है ना? ठीक है, इससे या ऑक्सफोर्ड की एटलस से ये वाले जो बुक है ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, भूकंप एवं ज्वालामुखी, ये वाला जो टॉपिक है ये कवर होगा इस बुक से, इससे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये एनसीईआरटी 11th की बहुत अच्छी बुक है, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, भौतिक भूगोल के मतलब जो अपने भूकंप और ज्वालामुखी वाला। ठीक है, पृथ्वी की संरचना भूवैज्ञानिक समय सारणी, ये देखो ये पृथ्वी की संरचना वाला टॉपिक भी आपको इसी में मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया इसमें। ठीक है, भूवैज्ञानिक समय सारणी इसमें नहीं दे रखी, इकोलॉजी वाली बुक में भूवैज्ञानिक समय सारणी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखी है यार, एनसीईआरटी इकोलॉजी। या ये भूवैज्ञानिक समय सारणी तो ना आप कोई भी नोट्स में से उठा के पढ़ लेना, कोशिश करना जैसे आपको कैम्ब्रियन काल पूछ लिया पेपर में तो कम से कम 10 नंबर पे उस पर आपके पास लिखने के लिए कंटेंट हो। समझ रहे हो मेरी बात को, कि उसमें उस समय कौन से पर्वत बने थे, उस समय कौन कौन सी अपने ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी, उस समय कौन कौन से अपने जीवों की उत्पत्ति हुई थी या वनस्पति की उत्पत्ति हुई थी। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको एक टॉपिक और दिख रहा है यहाँ पे, भू राजनीतिक समस्या, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। इससे आप इस बार मेंस का पेपर देखोगे तो 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आया था अपने चिकन नेक वाला, आपको पता होगा है ना, ये अपना जो चिकन नेक है इंडिया वाला, उसका क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उसका भारत पर क्या प्रभाव है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आए भू राजनीतिक समस्या के टॉपिक से। ठीक है, तो ये टॉपिक कब कहाँ कवर होगा, ये करंट में। हर बार क्या होता है, भू राजनीतिक समस्या 1-2 साल में चेंज होती जाती है, कुछ तो यूनिवर्सल रहती है। जैसे अपने कश्मीर में जो आतंकवाद की समस्या है, तो जैसे अभी भू राजनीतिक समस्या क्या क्या चल रही है, एक तो भाई गाजा वाली चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन में वॉर वाली। दूसरा एक चल रही है कि अभी अपन ने देखा थाईलैंड कंबोडिया में वॉर हो गया था। एक अपन देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी एक टेंशन खड़ी हो गई थी। तो ये तो आप करंट से ही टॉपिक आप तैयार कर सकते हो जब आप करंट से जुड़े रहोगे, अपडेटेड रहोगे। अब प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे, ये इन्वायरमेंट तो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी करंट से ही तैयार होगा, लेकिन ये मुद्दे कुछ मैंने आपको जो आरबीसी की बुक बताई थी 11th-12th की उनमें दे रखे, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। जैसे पिछली बार आया था शायद ओजोन का आया था 2023 में, कि ओजोन कैसे क्या बनती है, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या है। तो ये मैंने आपको जियोग्राफी का बता दिया। एक बार वापस कर लेते हैं अपन।
ज्योग्राफी के लिए आप क्या करोगे, एक तो ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी क्लास 11, और एक आपको ये, और अब देखो इंडियन पॉलिटी के लिए अपन चलते हैं। इंडियन पॉलिटी में ये टॉपिक है ना, इसके लिए मैंने आपको प्री के लिए आपको बताया, क्या बताया था, प्री के लिए बताया था मैंने, एक तो अपने मेस बर्नवाल की बुक, और एक मैंने आपको बताया था इसके लिए कि भाई आपको एनसीईआरटी 6 to 12 ज्योग्राफी पढ़ लेनी है। ये तो नहीं पढ़ पाओगे लेकिन मेंस बर्नवाल तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। अब मेंस के लिए आप ना इसमें क्या कर सकते हैं, माजिद हुसैन साहब की बुक आती है भारत का भूगोल, ठीक है। जो यूपीएससी मेंस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है वो भी इसको पढ़ते हैं। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, जो इसमें काफ़ी टेबल्स वेबल्स दे रखी है, तो आप वो सीधे क्वेश्चन कई बार मेंस में आ जाते हैं, तो आप इस किताब का सहारा ले सकते हो। अच्छी किताब है, हालांकि पढ़ने में थोड़ी भारी भरकम है। अगर आपकी ज्योग्राफी की समझ है तो ही आप इसको पढ़ पाओगे, लेकिन आप मेंस के लिए बुक ला सकते हो, ठीक है। एक बार वहाँ देख लेना बुक स्टोर पे खोल के, यार कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही तो यार क्यों पैसे खर्च करना। अब राजस्थान के लिए ये अच्छी बुक है, रिमोन सक्सेना, राजस्थान का बुक ये पढ़ लेना, या कोई भी कोचिंग के नोट्स हैं तो राजस्थान के लिए काम चल जाएगा। एक राजस्थान में आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा, यूनेस्को की भू पार्क एवं भू धरोहर संकल्पना, ठीक है। तो ये टॉपिक आप ना सर्च कर लेना कि अपने राजस्थान में कौन कौन से भू पार्क हैं, ठीक है, राजस्थान में क्या क्या संभावना है, जो शायद 12-13 है वो आपको मिल जाएंगे। अब प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे, अब आप कहोगे कि सर राजस्थान में पर्यावरण संबंधी मुद्दे क्या है, तो राजस्थान में एक तो गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दियों में सर्दी कम पड़ रही है, और राजस्थान में जैसे कोई नदी में प्रदूषण हो रहा है तो वो राजस्थान का पर्यावरण संबंधी मुद्दा हो गया। तो ऐसे जो करंट में है वो आप थोड़ा ध्यान रखो। आगे चलते देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले। यार ये पॉलिटी है ना, ये न तो प्री में पीछा छोड़ रही है न मेंस में पीछा छोड़ रही है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस बार आपने देखे ही होंगे कि यार बहुत ही मतलब मुश्किल टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो अब क्या करना है इसका, ये जो यहाँ तक आपको सिलेबस दिख रहा है, ये अपना सेम सिलेबस है प्री वाला, तो इसके लिए तो जो अपन ने प्री में पढ़ा है वही पढ़ लेना है। लेकिन समझ थोड़ी ज़्यादा विकसित कैसे हो, तो इसके लिए मैंने एक तो आपको लक्ष्मीकांत बता रखा है, एक मैं आपको बुक इसके लिए और बताता हूँ यहाँ पे, BL फड़िया जी की, ठीक है। BL फड़िया जी की ये भारतीय शासन और राजनीति, ये अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ पाओ तो आपको पढ़ना चाहिए BL फड़िया साहब की। ये एक पुखराज शर्मा की भी आती है, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन BL फड़िया साहब की ये बुक अच्छी है मेंस के हिसाब से। या मैंने आपको योगेश शर्मा सर की भी बताई, लेकिन ये आप BL फड़िया की लाओगे तो अच्छी बुक है ये, ठीक है। तो ये अपन को यहां से हो जाएंगे। अब ये कुछ और टॉपिक आप देखो, भारतीय राजनीति में धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, ये भाषा, लिंग की भूमिका, ये सारे टॉपिक, ये आपको हर बुक में ये टॉपिक मिलेंगे नहीं, समझ रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे आपको इग्नू के नोट्स में, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखो आप ऐसा सर्च करना, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, इग्नू नोट्स, ये आपको, मुझे लगता है कि ये इन्होंने वहीं से बनाया है, और इग्नू के नोट्स आप PDF सर्च करना तो आपको PDF मिल जाएगी, नहीं। अब यहां से देखो राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, ये वही टॉपिक है जो अपन ने प्री में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, उसमें आपको पहला पूछेगा कि जब कांग्रेस का प्रभुत्व था, या उसके बाद अपने जब अपने देश में राजस्थान में आपातकाल लगा, तो ये आपको एक सीक्वेंस पता होनी चाहिए राजस्थान में राजनीतिक अपने घटनाओं की, कब कौन मुख्यमंत्री बना, कैसे बना, उसकी क्या स्टोरी थी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बुक एक जनक सिंह मीणा जी की बताई थी, वो ध्यान रखना। अब देखो, तो वो इस टॉपिक के लिए तो मैंने आपको बता दिया, इनके लिए ये जो यहाँ पे दे रखे हैं इनके लिए, ये इनके लिए तो आपको ये बुक पढ़नी है, ये बैरेक तो अपन प्री के लिए पढ़ते ही हैं, ये लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हो, BL फड़िया भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये टॉपिक मैंने आपको बताया कि ये अपन को इग्नू से सर्च करना है, ये राजनीतिक गत्यात्मकता वाले, ठीक है। अब यहां से शुरू हो रही है अपनी IR, इंटरनेशनल रिलेशन, शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व व्यवस्था, भारत की विदेश नीति, और ये सब अपन काम पढ़ सकते हैं, ये सब अपन पढ़ सकते हैं
राजेश मिश्रा सर की एक बुक आती है भारतीय विदेश नीति, अच्छी बुक है, आपकी समझ डेवलप होगी। ठीक है, इसके साथ आपको क्या पढ़ना, आपको मेंस का जो अपने 365 आता है या मेंस ओरिएंटेड अगर कोचिंग के नोट्स जो आते हैं ना, आपको वो पढ़ने हैं करंट से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें मेंस, जिसमें मुद्दे डिस्कस कर रखे हो। ठीक है, और ये बुक आप पढ़ सकते हो, भारतीय विदेश नीति। आपसे विदेश नीति की जो समझ है आपकी वो अच्छी हो जाएगी इससे। मैं लेके आया था उस समय, इसका कलर ब्लू कलर था, ये थोड़ा इसका चेंज हो गया कवर। ठीक है, ये बता दें। और हाँ, करंट का भाई बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। IR आपको पूरी करंट बेस पर पहुंची जाएगी। पॉलिटी में भी जैसे इस बार अनुच्छेद 200 और 201 का पूछा गया था, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि भाई राज्यपाल है वो विधेयकों को 3 महीनों में पारित करेगा, तो करंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके पॉलिटी और IR में। तो करंट के जो मुद्दे हैं उसके आप जुड़े रहो। ये हो गया। लोक प्रशासन एवं प्रबंध के उदाहरण, मुद्दे एवं गत्यात्मकता, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अभी मेंस के, जैसे मैंने आपको प्री में बताया था ना कि स्कोरिंग क्या क्या है, वैसे मैं आपको मेंस में बताता हूँ क्या क्या स्कोरिंग है। ठीक है, मेंस के स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आज भी है 2024 के पेपर के बाद हुई। देखो एक तो है अपनी भूगोल, क्योंकि भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वर्ल्ड भूगोल हो, चाहे राजस्थान का ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, इसमें करंट से ज़्यादा कुछ एड ऑन होने वाला नहीं है। तो ये आज भी क्या है, सिलेबस भी छोटा है, तो ये आज भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दूसरा 2023 तक पबेड है ना, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबेड भी बहुत स्कोरिंग हुआ करता था, क्योंकि इसमें भी सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे होते हैं ना, जैसे ये सिलेबस में ये टॉपिक दे रखे हैं, शक्ति, प्राधिकार, पद सोपान, आदेश की एकता, जैसे हमारे गेकुनास फॉर्मूला पूछा था, तो ये सीधे क्वेश्चन आते थे इन टॉपिक से। आजकल इस बार आरपीसी ने क्या किया मैं आपको बताऊं, ये जो पेपर हुआ चॉइस वाले में आपको सारे जो क्वेश्चन है ना, वो आपको लोक प्रशासन के सिद्धांतों से पूछ लिए, 10-10 नंबर वाले। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी आप एक बात ध्यान से सुनना, 2021 तक का जो पैटर्न था और 2023 के बाद का पैटर्न था, उसमें डिफरेंस कहाँ आया है, 21 तक का पैटर्न और 23 के बाद का पैटर्न, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो 21 तक आरपीसी क्या करती थी, सिलेबस में जो सीधे सीधे मेंशन टॉपिक है ना, जो सीधे सीधे टॉपिक दिए हुए हैं ना, उनसे क्वेश्चन पूछती थी। जैसे मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे दे रखा है पद सोपान, तो पद सोपान का क्वेश्चन उठा के दे दिया, क्योंकि सीधा टॉपिक दे रखा है। या प्रशासन पर नियंत्रण, तो सीधा सीधा पूछ लिया कि कार्यपालिका अपने पर नियंत्रण बताओ, ये सीधा सीधा टॉपिक है, और लड़के एक एक पेज की तैयारी करके जाते थे और आंसर हो जाता था। अब आरपीसी क्या कर रही है, सिलेबस के ऐसे टॉपिक ढूंढ रही है जो बहुत वास्ट है, जो बहुत बड़े हैं, लेकिन सिलेबस में थोड़े से मेंशन कर रखे हैं। जैसे एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, अब ये बड़ा टॉपिक है, इसमें अपन को लोक प्रशासन के सारे सिद्धांत पता होने चाहिए कि क्या क्या सिद्धांत है, कब कौन सा सिद्धांत इवॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, एक और जैसे आपको मैं टॉपिक इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप पीछे देखो, है ना, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अब ये टॉपिक आ गया भू राजनीतिक एवं भू रणनीतिक मुद्दे। पहले आरपीसी क्या पूछती थी, चलो बताओ कि भाई यूएसए का वर्चस्व है कैसा था, इसका प्रतिरोध कैसे कर सकते थे। ठीक है, आरपीसी आजकल ये भू राजनीतिक मुद्दे पूछती है। अब ये भू राजनीतिक मुद्दे में तो बहुत से मुद्दे आ जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, जब अपनी डिटेल स्टडी होगी तभी अपन आंसर कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा दिक्कत आ रही है कि पहले क्या करती थी आरपीसी, पहले जो सीधे सीधे मुद्दे दे रखे होते हैं या सिलेबस में टॉपिक दे रखे थे उससे क्वेश्चन पूछ रही थी। आप 18 और 21 के क्वेश्चन पेपर देखना, आपको सारे जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे सिलेबस में मिल जाएंगे। लेकिन अब आरपीसी क्या कर रही है, सिलेबस में छोटा सा पॉइंट लिख रखा है, लेकिन वो पॉइंट है बहुत बड़ा, और अपन उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वहां से आरपीसी क्वेश्चन पूछ रही है। समझ रहे हो, इसका एक कारण तो सीधा सा है कि भाई अब सीधे सीधे टॉपिक से पूछ ले तो नए क्वेश्चन बनाने तो कहां से बनेंगे, तो वो यहीं से बनेंगे। तो अब देखो लोक प्रशासन के लिए क्या पढ़ना है यार, ये 11th-12th की बुक है, इनमें कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है,
कुछ टॉपिक आपको यहाँ से कवर करना है, लेकिन यहाँ से कुछ कवर हो नहीं रहा है। चॉइस में जिस तरीके का पेपर आया है भाई, कुछ हो नहीं रहा है। ये पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत की MC ग्रोहिल से एक बुक आती है लोक प्रशासन। ये बुक मैंने लेके नहीं आया था, मैं वहां पे देखी थी मैंने, और चॉइस का जिस तरीके से पेपर आया ना, मुझे लगता है कि ये बुक अब अपन को लानी चाहिए, क्योंकि तभी हम सिद्धांत और ये सब अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। और राजस्थान के लिए तो ये जनक सिंह जी मीणा की एक बुक आती है, अपने राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, ये अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक ये बुक आप लेके आनी है आपको, लोक प्रशासन एम लक्ष्मीकांत। अब देखो, खेल योग व्यवहार विधि, ये फिर दुखदायी सब्जेक्ट आ गया, खेल योग व्यवहार और विधि। अब भाई खेल और योग का तो ना, इस बार जिस तरीके से पेपर आया, कुछ भी पढ़ो ऐसा लग रहा है कम है, और कितना भी पढ़ो, ये छोटे वाले सब्जेक्ट का एक यही तो बड़ा दुख है, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, 20 नंबर के लिए ज़्यादा पढ़े वो भी सही नहीं है, और जो पढ़ रहे हैं वो भी पेपर में आ नहीं रहा है। देखो, खेल और योग में आपको मैं एक एक टॉपिक की रणनीति बताता हूँ। खेल नीतियाँ, अभी आपको पता है भारत सरकार ने नई खेल नीति जारी की। देखो, ये कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी, तो ये आप अभी से तैयार करके रख लेना, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वैसे ही राजस्थान सरकार ने 2019 में ड्राफ्ट तैयार कर रखा है, तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है ना, उसके अभी से नोट्स बना के तैयार रखो, ताकि उस समय आपके लोड नहीं पड़ेगा। ये दो आपको देखो, दो इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। ये भी आप क्या करो, इनकी वेबसाइट पर जाओ और हमारे बारे में लिखा हुआ होगा, ठीक है, अबाउट, वहां पे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। पुरस्कार है, तो पुरस्कारों के लिए आप क्या करो, एक टेबल बना लो। ये देखो पुरस्कार कौन कौन से दे रखे हैं, जैसे अपन ध्यानचंद है, अपन को पता है अर्जुन अवार्ड है, इनकी आप अच्छी से एक टेबल बना लो। मैंने तो यही किया था, एक टेबल बना ली थी, कौन देता है, कब देता है, कितने रुपए मिलते हैं, किसको मिलते हैं, क्या क्या योग्यता है ना, क्या क्या मिलता है, किस किस को मिल रखा है, इसकी आप एक 6 की एक बढ़िया सी टेबल बना लो। 12 आयोग है, उसकी भी एक अच्छी सी टेबल बना लो, ताकि रोज रोज इनका लपड़ा खत्म हो। ये तो मैंने आपको खेल के लिए बता दी कि आपको ये तो वेबसाइट से पढ़ना है, और ये जो ओरिजिनल PDF है वहां से पढ़ना है। अब यहां से शुरू हो रहा है अपने, देखो खेल व्यक्तित्व वाला टॉपिक है ना, खेल व्यक्तित्व वाला, ये करंट से रिलेटेड आता है, तो आपको करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है। देखो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करने, प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैं तीनों के लिए मैं बता देता हूँ, प्री और मेंस दोनों के लिए। हालांकि प्री के लिए तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि स्पोर्ट्स का करंट अफेयर कहाँ से तैयार करना है। 3 अपने पास इसके सोर्स है। एक तो है दैनिक नवज्योति का एक्सप्रेस, नवज्योति, ये एक अखबार आता है जो अजमेर में बहुत ज़्यादा फेमस है, अपन इधर तो ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन अजमेर में नवज्योति खूब पढ़ते हैं। तो नवज्योति का जो स्पोर्ट्स पेज है, वो भास्कर का स्पोर्ट पेज, दैनिक भास्कर का, ठीक है, भास्कर का जो स्पोर्ट पेज आता है वो इम्पोर्टेंट है। और एक अपन को ध्यान रखना है पत्रिका का। इन तीनों का आप कोशिश करो कि जब मेंस पेपर हो तो उससे 2-3 महीने तक इन तीनों का आप जो स्पोर्ट्स वाला पेज है वो जरूर पढ़ो। यहाँ से प्री में भी आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। अब योग के लिए कहाँ से पढ़ना है, योग वाला टॉपिक, तो योग वाला टॉपिक यार पढ़ना है यहाँ से। आयुष मंत्रालय की एक बुकलेट आती है, आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इनकी एक बुकलेट आती है, लगभग 50-60 पेज की होगी। इसमें कौन कौन सा योग है, कब करना चाहिए, क्या क्या है, सारी जानकारी इसमें दे रखी है। तो योग वाला टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, आयुष मंत्रालय की वेबसाइट से, ठीक है। आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको योग पर एक बुकलेट मिल जाएगी, वहां से पढ़ना है। प्राथमिक उपचार और पुनर्वास, ये यार पहले NCERT में शारीरिक शिक्षा की बुक आती थी, राजस्थान बोर्ड में भी आती थी, तो वहां से आप ये पढ़ सकते हो। या आप इसको ऐसे ही गूगल पर सर्च करोगे तो कोई न कोई PDF आपको इग्नू की मिल जाएगी। अब ये नहीं पढ़ने, देखो ये तो तब पढ़ने की जब कौन सा इवेंट हो रहा हो। जैसे मान लो अभी अपने अप्रैल में मेंस है, जस्ट मान लेते हैं ना, अप्रैल 26 में मेंस है, और अगर मान लो अभी कोई कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, तो ही अपन को कॉमनवेल्थ के बारे में पढ़ना है। वो फालतू की बातें नहीं पढ़नी है कि भाई कॉमनवेल्थ की स्थापना अब हुई थी, तब हुई थी, है ना। ये तभी क्वेश्चन आएगा जब वो इवेंट हो रहा होगा। इन तीनों में से आप देख लेना उस समय कौन सा इवेंट हो रहा है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये अपन ने पढ़ा। हाँ, तो करंट इवेंट्स और वेबसाइट मैंने आपको बता दिया स्पोर्ट्स के लिए,
और योग के लिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब देखो बिहेवियर का सीधा सा है। बिहेवियर छोटे सब्जेक्ट में आज भी बिहेवियर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 23 में आप सारे देखोगे क्वेश्चन एनसीईआरटी 11-12 की मनोविज्ञान की बुक से आए, है ना। ये छोटे 6 सब्जेक्ट है ना, उसमें बिहेवियर आज भी थोड़ा है कि भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसको आप एनसीईआरटी जो 11-12 की बुक है और इनमें से आप पढ़ सकते हो। इनमें भी चैप्टर फिक्स है, अभी मैं देख नहीं पाया कौन कौन से चैप्टर है, तो आप देख लेना। उन चैप्टर्स में से ये बिहेवियर, आपको बिहेवियर के लिए एकमात्र सोर्स एनसीईआरटी है। फिर देखो बिहेवियर हो गया, फिर देखते हैं लो के लिए क्या करना है। लो में आप देखो इसमें छोटे मोटे 11 अधिनियम दे रखे हैं, आपने सिलेबस में देखो। मैं आपको गिनाता हूँ। सूचना का अधिकार 1, अपने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 3, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, ये पोक्सो, बाल श्रमिकों से संबंधित विधि, माता पिता वाली, और 2 ये टोटल मिला के ये 10-11 अपन को सिलेबस में एक्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए यार सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, क्योंकि अभी अपनी वैकेंसी आई नहीं है, तो अभी अपने पास टाइम है। जो ओरिजिनल एक्ट आता है, जैसे ये माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, जो ओरिजिनल एक्ट है, ठीक है। ओरिजिनल एक्ट में आपको क्या पढ़ना है? सारे आप ओरिजिनल एक्ट की पीडीएफ निकालो। ओरिजिनल एक्ट में आपको 2-3 चीजों पर फोकस करना है। किन पर? एक तो जो परिभाषाएं दे रखी है एक्ट में, ठीक है। जैसे ये जो एक्ट है इसमें माता की परिभाषा दे रखी है, माता पिता कौन है, बालक कौन है, ठीक है, नातेदार कौन है। तो इन सारे जो 10-11 अपने सिलेबस में जो दे रखे हैं ना, उन एक्ट में जो परिभाषाएं दे रखी है ना, उनको आप एक कॉपी में लिखो और उन परिभाषाओं को रट लो। आपके आधे क्वेश्चन यहां से सही हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आप खुद देखो कि यार इसमें क्या क्या अपने इंपॉर्टेंट है उस एक्ट में, है ना, कि कहां अपन के 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन उस एक्ट में बन सकता है। जैसे अपने घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है, तो आंतरिक परिवाद समिति 2 नंबर में बन सकता है। पहले तो आपको परिभाषाएं रट लेनी है सारी, और फिर आपको देखना है कि यार इसके अलावा एक्ट में कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये इस बार नामांतरण वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको ओरिजिनल एक्ट ही पढ़ना है। अब एक और आप देखो, एक ये है विधि की अवधारणा, स्वामित्व एवं कब्जा, व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्य। ये छोटा सा टॉपिक है, आप चाहे तो किसी नोट से पढ़ो, चाहे किसी बुक से पढ़ो, या आपको एनसीईआरटी में कहीं मिले तो पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंने कहीं नोट से ही पढ़ा था ये टॉपिक, ठीक है। तो ये मैंने आपको विधि बता दिया। देखो विधि और व्यवहार आज भी ऐसे टॉपिक है जिसमें स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। स्पोर्ट्स का कोई भरोसा नहीं है क्या पूछेगा। अब देखो सामान्य हिंदी के लिए मैंने आपको एक चीज पीछे बताई थी, ये वाली, कि 18 और 21 में 21 के बाद कट ऑफ कम क्यों जा रही है। तो एक कारण मैंने आपको बताया कि पहले सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते थे, आजकल आरपीसी जो सिलेबस में मेंशन तो टॉपिक कम है लेकिन बहुत बड़ा है, उससे क्वेश्चन पूछ रही है। एक कारण और भी इसमें यह है कट ऑफ कम जाने का, कि यार जो पेपर 4 था हिंदी 2021 में, अपन देखते थे लोगों के एवरेज नंबर आते थे 100-110 इस पेपर में, ठीक है। लेकिन आजकल ये पेपर में जो एवरेज नंबर हो गए वो 50, 60, 70 हो गए, और ये भी नहीं आ रहे लोगों के एवरेज नंबर। मेरे कितने आए अभी तो को नंबर 100 नहीं किया आरपीसी ने, जब 100 किएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कितने आए। लेकिन आप देखो 40-50 नंबर तो इस पेपर 4 में कम हो गए। समझ रहे हो मेरी बात को? कट ऑफ कम जाने का एक कारण ये और है। अब अपन क्या करें तो इसमें देखो, ये जो हिंदी का सिलेबस है ना, इसमें इस भाग का अपन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते भाई। अपन कितना जोर लगाएंगे, संक्षिप्तकरण के 10 प्रैक्टिस कर लिए, 50 प्रैक्टिस कर लिए, वो आपको 10 में से 3 नंबर टिकाए, 4 टिकाए, 5 टिकाए, अपन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपन को यहाँ कोशिश करनी है कि भाई ये सारे टॉपिक अपने अच्छे हो, थोड़ा लिखने की कोशिश करनी है। पलवन में कम से कम 5-10 पलवन लिख लेना है, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन। यहाँ पे यार जो स्कोरिंग पोर्शन है ना, वो ये है। ये पोर्शन अपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम के जैसा ही है।
ये 50 नंबर की जो हिंदी ग्रामर आती है ना यार, मैं तो कहूँ इसको रट डालो आप। इस 50 में कोशिश करो 42, 43, 45 लाने की, क्योंकि यहाँ पे तो अपना जोर चलेगा नहीं। आपने संक्षिप्तीकरण बहुत अच्छा किया, उसने 10 में से 2 नंबर दे दिए तो आप क्या करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे शब्द शुद्धि पूछी और आपने शुद्ध शब्द लिख दिया तो उसको नंबर देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको इस पर पूरा जोर लगा देना कि यार मैं 50 में से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लूँ। इसमें भी है ना, जो नंबर करते हैं वो मैं बताऊँ, मुहावरे और लोकोक्तियों में जो वाक्य प्रयोग करवाते हैं अपन से। आपने 21 वाली कॉपियाँ देखी होगी यार, अपन को लगता है यार सही तो किया लेकिन नंबर 0 टिक रहे हैं। तो आप ना ये इस पे बहुत प्रैक्टिस करना, मुहावरे और लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग, क्योंकि 8 नंबर की ये आती है और ये नंबर कट जाते हैं अपने। ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली के लिए जो राजभाषा विभाग की जो एक पीडीएफ आती है, काफी बड़ी पीडीएफ है अलग ही, बाकी आपको राघव प्रकाश में इनमें भी मिल जाएगी, वहां से तैयार हो सकती है। अब इनका क्या करें, ये पत्र लेखन और प्रारूप लेखन, यार ये है ना बहुत ही सारे एक जैसे लगते हैं। कार्यालय पत्र में, परिपत्र में मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं नजर आता, आज तक ही कोई फर्क नहीं नजर आया। लिखने में तो सारे एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन यार आप इसका ना जो प्रारूप है वो अच्छे से रट लेना कि यार अर्थशास्त्र के पत्र कैसा है, परिपत्र कैसा है, ये रटना मुझे इस पूरे इस मेंस के टॉपिक में सबसे सुगला काम यही लगता है। ये सारी एक जैसी लगती है, अधिसूचना, निविदान, समझ रहे हो। तो आप यार ये काम अच्छे से करना। ये 20 नंबर में आप कोशिश करो कि भाई 8-9 नंबर अपने आ जाए। और अनुवाद देखो, अपन के सिलेबस में 20 नंबर का अनुवाद आता है, एक हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। अनुवाद तभी से होगा जब अपन थोड़ा इंग्लिश का कुछ पढ़ने लगेंगे। जब इंग्लिश पढ़ने लगेंगे तो अपन हिंदी से इंग्लिश थोड़ा लिख भी पाएंगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं तो इंग्लिश के जो इंडियन एक्सप्रेस ये आते हैं, ये तो भाई बहुत भारी भरकम हो जाते हैं, मुझसे तो नहीं पढ़े गए थे। आप क्या करो, आजकल एक मैं देखता हूँ कि दैनिक भास्कर का इंग्लिश में ऐप आता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि वो तो अपने जैसी इंग्लिश बोलते हैं, है ना, अपने जैसे बोलते हैं, तो वो अपने थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी। यानी कि आप कैसे ही करके, जैसे इंग्लिश के आप समाचार सुनो सुबह सुबह रेडियो पर, पहले हिंदी में सुनो फिर इंग्लिश में सुनोगे, तो उससे क्या है कि थोड़ा अपन को पता रहेगा कि यार इंग्लिश में कैसे क्या करते हैं। तो आप थोड़ा इंग्लिश के टच में रहोगे तो ये हो पाएगी, नहीं तो यार मुश्किल लग रहा है ये। और निबंध, निबंध का यार अब अपना निबंध लिखना बड़ा दोहरा काम है, क्योंकि अपन को 2-3 पेज में लिखना है। यूपीएससी में तो क्या 8-10 पेज होते हैं तो इतना मुश्किल नहीं रहता, लेकिन अपन को तो 2-3 पेज में निबंध लिखना है। तो इसकी पेपर 4 का एक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगो आप पेपर 4 के। मैं क्या करता था आपको बताऊँ, मैं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पेपर 4 का टेस्ट लिखता था। मम्मी को बोल देता था कि भाई ये टेस्ट लिख रहा हूँ, तब तक डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखो इसके। हाँ, ये 2 बुक पढ़ सकते हो हिंदी ग्रामर के लिए, ये अच्छी बुक है। और एक ये हिंदी व्याकरण वाला है ना, हिंदी की बहुत ही अच्छी बुक है, डॉक्टर KR मैया सर ने लिखी है, ठीक है। ये बुक मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड की है कि आप मेंस के लिए पढ़ना चाहो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ हमारे दोस्त RS प्री की भी तैयारी कर रहे हैं, सॉरी PSI की, तो उनको मैं कहूँगा कि आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग पढ़ते, ये सारे टॉपिक आप इस बुक में से पढ़ो। इस बुक में जैसा इसको समझाया गया है ना, आपको लगे कि हिंदी एक तरह से विज्ञान जैसी भाषा है। बहुत अच्छी ये बुक है, लेकिन जो अपने शब्द विचार वाला टॉपिक है, वो जो अपने मेंस का सिलेबस में वो इसमें दे रखा है। तो ये मैंने स्पेशली जो PSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताइए, मेंस वाले भी पढ़ सकते हैं, बाकी ये तो अच्छी बुक है ही। अब जनरल इंग्लिश के लिए आप देखो यार, ये इंग्लिश अपने मारवाड़ियों को और अपने राजस्थानियों को बड़ी दोहरी काम है। स्कूल में नहीं आते थे भाई, हमारे तो क्या है कि पहला पीरियड इंग्लिश का आता था, तो हम पहले घर से तैयार होकर जाते थे कि यहाँ 4 डंडे खाने हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, ये जो सारे टॉपिक हैं, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, टेंस, मॉडल, वॉइस, नरेशन, सिनोनिम्स, यहाँ से आपको पता है 20 नंबर के आते हैं। 10 नंबर में तो अपन को एरर फाइंडिंग करना होता है, 10 नंबर में अपन को 2 ऑप्शन में से एक करना होता है कि फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो यार जिनको 2 में से एक अपन को चूज करना है ना, तो अपन प्रायिकता के हिसाब से देखें तो 5 नंबर तो आ ही जाएंगे अपने, और 1-2 दिन अच्छा रहा तो क्या पता 6-7 भी आ जाए, ठीक है। तो इन पे तो अपन को करना नहीं है। अब ये जो है ना आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये आप हिंदी मीडियम के मेरे जैसे साथी दोस्त कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो यार ये बुक मेरे को अच्छी लगती है, ये लुसेंट इंग्लिश, ठीक है। ये इसमें क्या है कि एक तो ये है कि भाई ये हिंदी से इंग्लिश में लिखी है और अपने जैसे बच्चों के लिए लिखी हुई है, ठीक है, अच्छी बुक है। आप इसमें अगर आप सोचो ये पढ़ के अपने ग्रामर में
4-5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं या 3-4 भी सही हो जाते हैं, कुछ नंबर आ जाते हैं तो फायदा ही है। ठीक है, और अगले इसके टॉपिक के लिए जो ये है, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है अपने, इसके लिए अपन को क्या करना है, इसके लिए आजकल ये बीके रस्तोगी सर की एक नई बुक आने लगी है, डिवाइन पब्लिकेशंस है। ठीक है, जिसमें अपन को दोनों पार्ट मिल रहे हैं। ये बुक आप लेके आना। देखो बीके रस्तोगी सर की एक पहले बुक आती थी जिसका ब्लैक कवर होता था, आपको पता है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी अब ये इनकी नई बुक आती है, तो ये लेके आनी है। इसमें आपको बहुत से प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बुक है। तो ग्रामर के लिए ये वाली बुक ठीक लगेगी, ग्रामर के लिए ये वाली बुक ठीक रहेगी, और कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट्स के लिए ये बीके रस्तोगी की ये बुक अच्छी है। तो यार ये मैंने सिलेबस का जिक्र किया, अपन ने सिलेबस का डिस्कशन किया, और मैंने कुछ बुक लिस्ट बताई। यार अब आप कुछ अलग पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहना, ऐसी कोई ज़्यादा फर्क आता नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि आरपीसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग तो अपन पढ़ रहे हैं ना। अपन को यही है कि उस पैटर्न की जो समझ है वो अपन को विकसित करनी है। अब सिलेबस में मैं आपको बताऊं कि अब हमें सिलेबस में कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो सिलेबस में बना अपन को उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है जो मेंशन तो थोड़े से हैं सिलेबस में, लेकिन बहुत बड़े, जैसे जलवायु परिवर्तन। ये सिलेबस में मेंशन तो है, बस इतना सा लिख दिया जलवायु परिवर्तन, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो अब ऐसे जैसे भू राजनीतिक समस्या, अब ये सिलेबस में मेंशन तो है, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे एक टॉपिक और आ गया लोक प्रशासन के सिद्धांत। ये टॉपिक तो छोटा सा मेंशन कर रखा है, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो अपन को ये कोशिश करनी है कि सिलेबस में जो थोड़े से टॉपिक मेंशन कर रखे हैं एक शब्द में, लेकिन जो टॉपिक बहुत बड़े हैं उन पे अपन फोकस करें। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा पैटर्न की समझ, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितने आते हैं, 5 वाले कितने आते हैं, 10 वाले कितने आते हैं, सबको पता ही होगा यार। पेपर सेकंड में ज़्यादा आते हैं, आपको पता है 10 नंबर वाले। मेरा क्या रहता था मैं आपको बताऊं, मेरा ये रहता है कि मैं पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पहले 10 नंबर का क्वेश्चन करता हूँ, फिर 5 का करता हूँ, फिर 2 का करता हूँ। क्यों करता हूँ ऐसे? जैसे मान लो आप सोचिए लास्ट में 20 मिनट बचे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन मेरे पास बचे हुए, सारे ही बचे मान लो। अगर अपन पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो अपन इस पर अगर अपन को 1 मिनट रुकना है ना, तो अपन इस पर, क्योंकि पहले पहले आदमी अच्छा करने की कोशिश करता है, तो अपन इस पर 2-3 मिनट लगा देंगे, अपन को पता ही नहीं चलेगा, और टाइम का बहुत बड़ी दिक्कत आएगी पेपर सोल्व करने में। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें जो पूरा अपना जो आरएस मेंस का सिलेबस है, उसमें अपन को एक ही बात याद रखनी है कि यार पेपर पूरा करना है। ठीक है, फोकस एरिया मेरा क्या होता था, एक तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन प्लस पेपर 4, ये मेरा फोकस एरिया होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका, देखो प्री की टेस्ट लगाए बिना आप एक भी टेस्ट नहीं लगोगे, पास हो जाओगे ऑब्जेक्टिव में, आप ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार मेंस की टेस्ट सीरीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में मैंने आपको, मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ यार, मेंस में मैंने पिछले साल जब जुलाई में हमारा पेपर हुआ था, पहले हमारा पेपर था जनवरी में, ठीक है, और फिर पेपर हुआ जुलाई में। जनवरी तक मैंने लगभग इसके 18 टेस्ट लगाए थे, जिसमें मैंने 4 यानी कि 2 फुल सेट लगाए थे, जिसमें 8 पेपर ये हो गए थे, 2 फुल सेट यानी 18। फिर जब जुलाई तक आया था ना, तो 18 तो ये हो गए थे, और कम से कम 30-40 टेस्ट मैंने बाद में और लगाए। 3 मैंने फुल सेट लगाए थे, 3 फुल सेट यानी कि 12 पेपर हो गए। 2 यहाँ पे फुल सेट लगाए यानी 8 हो गए, 12 8 20 टोटल मैंने फुल पेपर लगाए थे। बाकी ये टेस्ट लगाए थे। आप कितने बड़े विद्वान होंगे, कुछ भी होंगे, अगर आप मेंस का टेस्ट नहीं लगाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी। क्या क्या दिक्कत आएगी? टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, दिमाग जल्दी से कैसे सोचना है वो सोच नहीं पाएगा। क्यों नहीं सोच पाएगा? क्योंकि अगर जब अपना क्वेश्चन आएगा पहली बार, तो उतना तो अपन को टाइम नहीं मिलेगा ना मेंस में कि अपन सोच भी ले, लिख भी ले, तो आपको टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, मैं आपको कह रहा हूँ ना, टेस्ट लगाने। और दिक्कत क्या आती है? और दिक्कत यार ये आती है कि जब अपन टेस्ट नहीं लगा के जाते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता यार, वो पेपर देखते ही लगता है कि यार क्या करना है क्या नहीं।
और एक जब नया क्वेश्चन आता तो उसको डील अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टेस्ट सीरीज में एक आप ध्यान रखना कि आप एक इंस्टीट्यूशन या एक टीचर के टेस्ट मत लगाओ। क्या होता है कई बार मेंस के टेस्ट जब हम एक इंस्टीट्यूशन या एक टीचर के लगाते हैं ना, तो अपनी तैयारी सारी उस तरीके से हो जाती है। आरबीसी के पैटर्न को अपन भूल जाते हैं, अपन उस टीचर के पैटर्न को पकड़ लेते हैं। तो कोशिश करो 2-3-4 के टेस्ट लगाओ आप, अलग अलग लोगों के, ठीक है। उससे क्या होगा कि उससे अपनी तैयारी है वो अपन को अलग अलग टाइप के जब क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत से बच्चों में होता है कि एक इंस्टीट्यूशन में उनकी रैंक बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ऊंची आ रही है ना। मान लो 2000 बच्चे दे रहे हैं तो उसमें उसकी रैंक टॉप 100 में आ रही है, लेकिन फिर भी फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यार जैसे मान लो 2000 बच्चे किसी इंस्टीट्यूशन में टेस्ट दे रहे हैं मेंस का, ठीक है, और आपकी उसमें टॉप 100 में रैंक आ रही है और फिर भी मेंस में फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका एक कारण है कि आपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन के टेस्ट नहीं दिए, आपकी तैयारी आरपीसी के अकॉर्डिंग नहीं हुई, आपकी तैयारी उस इंस्टीट्यूशन उस टीचर के अकॉर्डिंग हो गई। तो ये अपन को ध्यान रखना कि अलग अलग जगह आप टेस्ट लगो, ठीक है। तैयारी से जुड़ी और देखो बार बार असफल होने का कारण और सुधार कर पाए, यानी मेंस आपका बहुत से बच्चे ऐसे प्री तो हो जा रहा है कि सर यार 21 का मेंस दिया नहीं हो रहा, 23 का भी नहीं हो रहा, तो इसका भी नहीं हुआ, तो क्या करें। तो यार मेंस में थोड़ा बार बार आप अगर मेंस में फेल कर रहे हो ना, तो यार अपन को क्या करना है, वो जो मैंने 3-4 बातें बताई, एक तो टेस्ट लगाना है, कंटेंट को थोड़ा ऑथेंटिक करना है, मैं आपको लिख देता हूँ, एक तो टेस्ट लगो आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एक थोड़ा कंटेंट को इम्प्रूव करो, है ना, जो अपना मतलब जो आपके पास जो भी नोट्स हैं, है ना, उसको अपडेट करो, जिससे अपन अपडेट मतलब जैसे अपन कहते हैं ना वैल्यू एडिशन, उसमें आप वैल्यू एडिशन करो, ठीक है। और आप क्या करो उसमें और उसमें टेस्ट डिफरेंट के लगाने, टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश करनी, और करंट का उसमें आप क्या करो, करंट में इन्वॉल्वमेंट करो, ठीक है। अपन यार पूरा पेपर लिख देते हैं, लेकिन करंट पर भी लेकर लिखते हैं, लेकिन अपन को पता नहीं चलता कि क्वेश्चन में कैसे करते हैं। जब मेरी कॉपी मैं आपको कुछ मेरे टेस्ट की कॉपीज अगले सेशन में दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और आप कहाँ सुधार कर सकते हो, अगर आपका मीन्स बार बार नहीं हो रहा है, आपको यार आपकी कॉपी अच्छी दिखे, इस पे बहुत काम करना है, अच्छी दिखे। अब अच्छी दिखने के लिए क्या क्या होगा, आपको राइटिंग में हो सके तो इम्प्रूव करना है यार। कोई लोग कहते हैं राइटिंग का फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ यार फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जहाँ जहाँ अपन सुधार कर सकते हैं ना अपन को करना चाहिए, चाहे अपना जीवन हो चाहे टेस्ट हो। राइटिंग अच्छी दिखे, उसमें कुछ डायग्राम वायग्राम, मतलब आप जितना उसको दिखने में जितना अच्छा दिखोगे ना, उतना ही वो आपका नंबर ठीक आएंगे। पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका मैंने आपको बता दिया कि मैं जनरली 10 नंबर के पहले करता हूँ, फिर 5 नंबर के करता हूँ, फिर 2 नंबर के करता हूँ। मेरा तो ये तरीका रहता है, ठीक है। 10 नंबर के पहले मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 नंबर में अपन 4, 5, 6 नंबर ला सकते हैं। 2 और पहले करूँगा तो लोड कम हो जाएगा कि हाँ यार 10 नंबर वाले हुए, लास्ट में टाइम ज़रूर कम पड़ेगा। तो 2 नंबर वाले जैसे मान लो 10 क्वेश्चन बच गए लास्ट में, ठीक है। अब ये पक्का है कि 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन बचे ना तो 5 आपको नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न है ना नहीं आते। अब अपन जब पहले करेंगे ना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है अपन मान लो पहले करने लग गए, तो क्या होगा कि अपन 10 को 10 अटेम्प्ट करेंगे, जो 5 क्वेश्चन अपन को नहीं आ रहे उसमें भी थोड़ा बहुत अपन लिखने की कोशिश करेंगे, वो टाइम ऑफ वेस्ट है। इसमें अपन को एग्जैक्ट लिखना होता है। तो मेरा ये पैटर्न रहता है कि मैं 10, 5 और 2 के करता हूँ, ठीक है। पेपर 4 में मैं क्या करता हूँ, मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करता हूँ, फिर ग्रामर करता हूँ। एग्जाम टाइम मैनेजमेंट की रणनीति देखो, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है ना, पेपर पूरा नहीं होता, ये सबसे बड़ी समस्या है। मेरे से भी टेस्ट का ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ कि मैंने टेस्ट पूरा लिख दिया हो सब और मेरे पास 1-2 मिनट बच गए हो। हर बार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, या हर बार लगता है यार इसको मैं थोड़ा अच्छा लिख सकता था, 1 मिनट मिलती तो। इसका एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना, अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। हर बार कोशिश करो कि घड़ी लेके टाइमर लगा के आप बैठो और पेपर को आप क्या करो मैं बताऊँ। मैंने फिर बाद में ये किया था कि मुझे टाइम मिलने लग गया, आप हर दिन एक टेस्ट लिखो ना तो उसको 4 घंटे लिखो, 4 घंटे लगातार बैठने की हैबिट डालो। उससे क्या होगा, जब 3 घंटे होंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा 3 घंटे कब हो गए। आपकी लिखने की प्रैक्टिस अगर 4 घंटे की होगी, ठीक है।
आप जो शुरुआत में टेस्ट लिखो ना वो 4 घंटे लिखा करो डेली। थोड़ा पेपर बड़ा आएगा लेकिन 4 घंटे लिखा करो। एक क्या करो, जब आपको लगता है कि हाँ अब ये मैं फाइनल पेपर लिख रहा हूँ, उस समय आप अपना टाइम है वो 2 घंटे 45 मिनट ही दिया करो खुद को कि हाँ भाई अब मुझे 5, 7, 10 दिन बाद वहाँ लिखना है और मुझे 2 घंटे 45 मिनट में कैसे पेपर पूरा करना है। पहले आपको 4 घंटे लिखना है, इससे लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी, 3 घंटे कब पूरे होंगे पता ही नहीं चलेगा। और जब एग्जाम नज़दीक आ जाए तो 2 घंटे 45 मिनट में 3 घंटे वाला पेपर सोल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रीलिम्स के लिए तो चलो अपन ने कर लिया, अब यहाँ पे अपन को क्या करने होते हैं, यहाँ पे अपन को करंट अफेयर्स तैयार नहीं करने होते हैं, हमें करंट के मुद्दे तैयार करने होते हैं। क्या करने होते हैं, मुद्दे तैयार करने होते हैं। जैसे मुद्दे वो भू राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर एक मुद्दा है, ये कोई एक इवेंट नहीं, एक मुद्दा है। वैसे ही ट्रम्प का टैरिफ है तो एक मुद्दा है, समझ रहे हो, परिसीमन है तो एक मुद्दा है, वन नेशन वन इलेक्शन है तो एक मुद्दा है। मेंस में तो मुद्दे आएंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि आज राष्ट्रपति, नाइजीरिया का राष्ट्रपति कौन बना है ऐसा तो नहीं आएगा ना, मुद्दे आएंगे। अब मुद्दे कैसे तैयार करें साहब, ये एक तरीके से हो सकता है डेली अपने एडिटोरियल पढ़ने से। ठीक है, अब ये आप कहोगे सर लिख तो दिया आपने एडिटोरियल पर, पढ़ना बड़ा दोहरा काम है, लेकिन आप आदत डालो यार, इंटरव्यू में पढ़ना पड़ेगा। आजकल आरपीएससी इंटरव्यू भी वैसे नहीं ले रही जैसे पहले ले रही थी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ने की आदत डालो, और साथ में जैसे आप मान लो वन नेशन वन इलेक्शन पर आप एडिटोरियल एक पढ़ रहे हो, तो उसके आप बैकेंड में सर्च करो यार कब हुआ था, क्या होता है ये, इसके लिए संविधान में प्रावधान क्या क्या है, पहले कभी हुआ था क्या, पहला हुआ तो क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत हुई कि ये वन नेशन वन इलेक्शन बीच में गड़बड़ा गया, और अब अगर अपन सही करेंगे तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ये आप बैकअप में, ये जब आप खुद से सर्च करोगे, खुद से जानोगे, तभी आप अच्छा लिख पाओगे। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊँ, जो स्वदेशी हथियारों पर आया था, है ना, कि भारत अपने स्वदेशी हथियार तेजी से विकसित कर रहा है, उसके लिए आप क्या करोगे। ये एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से आया था आपको पता है, अपन ने अभी हाल ही में स्वदेशी हथियार कहाँ यूज किए थे, ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये एक्चुअल में ऑपरेशन सिंदूर एक मुद्दा था, और उस मुद्दे में अपन ने जो भी, चाहे ब्रह्मोस को यूज किया हो, चाहे इगला का यूज किया हो, है ना, चाहे अपने जो खुद का अपना जो अपन का डिफेंस सिस्टम था, आकाश तीर था, अब ये क्वेश्चन वहाँ से आया जो एक मुद्दा था। तो आपको मुद्दे तैयार करने होंगे, वो एडिटोरियल से हो सकते हैं, वो आपको एडिटोरियल पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि वो, आजकल तो बहुत से टीचर्स एडिटोरियल एनालिसिस भी करते हैं, शायद मैं भी आपको कराऊंगा कुछ दिनों में, तो अपन जो इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए करूंगा, तो मेंस वालों को भी वो देखना है स्कोरिंग सब्जेक्ट की पहचान क्या है, तो स्कोरिंग मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। एक तो स्कोरिंग आज भी बची हुई है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। एक स्कोरिंग बची है भूगोल, चाहे वो भूगोल भारत की हो, चाहे वो राजस्थान की हो। एक जो स्कोरिंग सब्जेक्ट 2023 तक हुआ था या आज भी है, वो है लोक प्रशासन, लोक प्रशासन। ठीक है, एक जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है एथिक्स। एथिक्स को अभी भी मान सकते हैं, हालांकि एथिक्स में एवरेज नंबर ही आते हैं, लेकिन एथिक्स मुझे लगता है कि ये 4 अभी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली ये। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करो और आगे चलते। देखो पॉइंट्स डायग्राम का प्रभाव उपयोग कैसे करें, तो यार इस पर अपन पूरा एक क्या करेंगे, एक मैं आपको वीडियो बताऊंगा, उसमें मैं मेरी टेस्ट की कॉपी बताऊंगा कि मैं कैसे यूज़ करता था। ठीक है, तो इस पर अपन पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये अभी 2-3 मिनट में हो नहीं पाएगा। पेपर 4 की तैयारी व नए क्वेश्चन का अप्रोच। देखो नए क्वेश्चन का अप्रोच, आप नए क्वेश्चन कैसे आएंगे, नए क्वेश्चन आएंगे करंट से रिलेटेड, और उसको आप अप्रोच तभी कर पाओगे जब आपने क्या पढ़ा हो, जब आपकी एक समझ विकसित हो गई हो। देखो 23 तक आरपीसी मांगती थी, 21 तक आरपीसी चाहती थी रट्टा। ठीक है, अभी आरपीसी चाहती है समझ 23 तक, है ना, कि आपको मुद्दों की समझ कितनी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यार समझने की कोशिश करो, क्या है क्या नहीं हो रहा, अपने आसपास हो क्या रहा है। ठीक है, और पेपर 4 के लिए मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा यार टेस्ट लगो और डेली पढ़ो पेपर 4 को। एक दिन में आपका हिंदी इंग्लिश तैयार नहीं होगा, डेली पढ़ो। जैसे मैं क्या करता था, मैं प्री का टाइम मैथ रीजनिंग के डेली 5-10 क्वेश्चन लगाता था, मेरे को पता यार ये नहीं तो भूल जाएंगे। वैसे आप इसका डेली 1 घंटा पढ़ो। मैं तो सुबह सुबह उठते 4 बजे उठते ही इसकी विश स्टार्ट कर देता था टेलीग्राम पे, 5, 6, 7 बजे तक हिंदी इंग्लिश ही पढ़ते थे। ठीक है,
आगे देखो। तो थैंक यू सो मच यार, आपने हमें इतनी देर से सुना यार। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने इस परीक्षा की जर्नी से जो सीखा, मैंने आपको बता दिया। मैंने सारे ऑथेंटिक सोर्स बताने की कोशिश की है, या वही किताबें बताने की कोशिश की जो मैंने पढ़ी है या मुझे लगता है मुझे पढ़नी चाहिए थी। आपको कुछ अलग लगता है तो आप अपने हिसाब से और उसमें एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है, दोनों वीडियो प्री और मेंस के, और पूरा सुना है, पूरा समझा है, तो यार आप में वो जुनून है कि आप कुछ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।